मैंने वहाँ पे आश्रम में ये देखा कि वो एक बहुत शानदार सी बिल्डिंग है, पूरी संगमरमर की बनी हुई है। और उस बिल्डिंग में जो है अच्छे साजो सामान है। आराइश उर्दू में शब्द एक होता है, और सुख सुविधा मेरे ख्याल से बहुत अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस वो आश्रम है। अब जिसकी वजह से हो सकता है वहाँ बहुत बीमार लोग रहते हो, तो उनके लिए वो सुविधाएं रखी गई हों कि बहुत बीमार कभी महाराज जी थे और वहाँ पर रुके थे, शायद उनकी वजह से ऐसा उन्होंने किया है। लेकिन गीजर है, स्विमिंग पूल है, इनके लिए लिफ्ट है। बताया जा रहा है महाराज जी के लिए थी जो बहुत स्थूल काय हो गए थे, उनके लिए वो व्यवस्थाएं थी। लेकिन ये सब चीजें वहाँ पर हैं। आपने विचित्र क्या देखा, क्या अलग क्या है? अलग ये मैंने कहा कि ये जो बहुत सख्त सा बच्चों के लिए रूल रेगुलेशन होनी चाहिए। सुबह सुबह उठो, वेद पाठ करो, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना सबको सिखाया जाए। तो इस तरह का नहीं, 9 बजे 8 बजे 12 10 बजे आराम से उठ रहे हैं, आराम से सब चल रहा है। ये पद्धतियां जो हैं ये थोड़ी अलग है। ये पद्धतियां मुझे नहीं मतलब लगी कि ये नॉर्मल वेद पाठी बच्चों की चीजें हैं, ये ऐसा मुझे लगा। आपने कुछ महिलाओं का जिक्र भी वहां पे किया, क्या है? जब मैं वहां पर थी, अभी की स्थिति मुझे मालूम नहीं है, 4 साल पुरानी बात है, तब वहां पे एक स्त्री थी, वही उस मठ की मालकिन थी। उन्हीं के कुछ बेंगलोर से रिश्तेदार आए हुए थे, 2 महिलाएं और उनके बेटे भी बताए जा रहे थे। तो 3-4 महिलाएं वहां पर रह रही थी जब मैं वहां पर गई थी, और जब मैं वहां पे रुकी हुई हूँ जितने दिन, ये महिलाओं का जिक्र है। और वो महिला जो वहां की मालकिन है, उसे मैंने ये बात पूछी थी कि आप उनकी माता है या पत्नी है, मतलब कौन है। स्वाभाविक जिज्ञासा है, कोई किसी को अगर देखेगा कि एक आश्रम की मालिक कोई महिला है और वो आश्रम अभिमुक्तेश्वरानंद जी का आश्रम कहा जाता है, तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा के तहत मैंने उनसे ये सवाल पूछा था। तो उन्होंने ये बताया मैं उनकी सखी हूँ, माता और पत्नी नहीं हूँ। अभिमुक्तेश्वरानंद जी से मेरी डायरेक्ट बात, देखना, मुखातिब कभी हुई ही नहीं हूँ। आमना सामना प्रत्यक्ष साक्षात्कार कभी हुआ ही नहीं है, न मेरी उनसे फोन पर कभी बातचीत हुई है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने मुझसे कुछ कहा। उनका एक मैनेजर वहां पर था, उनके प्रशासनिक प्रतिनिधि के तौर पर, ये लगातार मुझसे बात करता था, डेली बात करता था। तो ये तो चाह रहा था मैं और रहूं, क्योंकि उसको ये फायदा हो रहा था कि ये कभी ना कभी कोई ना कोई फेवर फाइनेंशियली ले रहा हो, छोटे मोटे कहीं बिल हैं वो देने हो, कि भाई बहुत छोटी, बहुत ही माइन्यूट बात कि सब लोग पूरा आश्रम आज आइसक्रीम खाएगा, भूमिका जी पेमेंट करेंगी, इस तरह की छोटी छोटी जो बातें हैं, इस तरह की पेमेंट लगातार मैं कर रही थी। तो उनको लग रहा था जैसे कि ये तो मतलब अच्छी ही है, कि ये तो एक सोने की मुर्गी है, ये तो रोज ही अंडा देगी सोने का, तो इसको तो ना जाने दो, एक दिन में क्यों काट दिया जाए इसको। तो उनका तो ये बहुत ज्यादा मन था कि मैं रहूं, उनके ये प्रयास थे कि यहाँ आपको कष्ट क्या है, आखिर आप क्यों जाना चाहती हैं। तो मैंने कहा मुझे अपने घर की याद आ रही है, मैं अब तड़प रही हूँ अपने घर में जाने के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है कहीं और बहुत ज्यादा देर रहना। मैं घर की एडिक्टेड प्राणी हूँ, मैं होमसिक हूँ। तो बहुत दिन हो गए, वैसे भी मैं अपनी लेखनी के लिए जितना प्रयास कर सकती हूँ, कठिनतम कठोरतम, वैसे ही मैं कर रही हूँ। मेरा इतना भयंकर समय यहाँ मैंने लगा दिया है। मैंने उसके लिए 5 उपन्यासों का मटेरियल जोड़ लिया था 2 महीनों में। तो मेरा वहां रहने का कोई औचित्य बचा ही नहीं था। मुझे खुद बहुत बेचैनी थी वहां जाने की। उनसे मेरा कोई विवाद अगर वो कह रहे हैं तो उनसे आप पूछिए कि आपकी मेरी कहाँ बातचीत हुई है, ये है। और जो है कि ये व्यक्ति जो है थोड़ा सा इसका आचरण जो है ना, जो इसकी भाषा है, उसने कभी हाथ नहीं पकड़ा या ऐसा उसका कुछ नहीं है, लेकिन उसकी जो भाषा है कि देखिए हम लोग पुरुष हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, हमारी भी कुछ आवश्यकताएं, तो ये जो उसकी लिजी बातें हैं ना, ये मुझे पसंद नहीं आ रही थी। तो मैंने बल्कि एक बार कहा कि अगर आप हमसे कुछ भी अब इस तरह की बातें करेंगे ना, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ये बात कहनी पड़ जाएगी। अब उसे वो इस तरह कहते हैं कि वो कह रही है कि वो लांछन लगा देंगी, ये कर देंगी, वो कर देंगी। अरे यार, मैं सच बात ना कहूं, मैं कोई भी बात सच ना कहूं। एक वो शास्त्रीय श्लोक है ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, यानी कि आप सच ऐसा बोलो जो प्रिय हो। तो ऐसा सच है ही नहीं, वो सारे प्रिय अप्रिय सत्य हैं
जो कठोर हैं, कड़वे हैं, सच हमेशा कड़वा होता है, तो कड़वे सच हम बता दे रहे हैं, तो उनको दिक्कत आ रही है। तो अब आपको दिक्कत आ रही है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं कोई सरकारी नौकर नहीं हूँ, मैं कोई मंत्री के या राजनीतिक पद पर नहीं बैठी हुई हूँ, मैं किसी की ईए पीए सीए नहीं हूँ कि मुझे कोई भी फेवर चाहिए होगा। सादी सी मेरी जिंदगी है, सादी सी मैं किताबें लिखती हूँ, ना मैं किसी से लेती हूँ कुछ, ना मैं किसी को कुछ दे रही हूँ। बस मेरा एक काम, ईमानदारी से कुछ अगर मेरे दिल दिमाग में आए तो लिखना, ये मेरा काम है। तो इसको ईमानदारी से करने या ईमानदारी से इस बात को बोलने में भी अगर आप लोग अंकुश लगाएंगे तो ये कैसे होगा? हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, इतनी स्वतंत्रता तो एक लड़की को मिलनी चाहिए। पत्रकार उठा रहे हैं, पत्रकारों को मैं धक्का मार के निकाल दूं, कह दूं कि भैया मेरे से बात मत करो, क्यों तुम्हारी हिम्मत हुई? अभी मुक्तेश्वरानंद इतने महान हैं, उनके खिलाफ तुमने मुझसे सवाल कैसे पूछ लिया? अरे भाई, आप लोग ने भी तो ये नहीं कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी रेपिस्ट हैं। भूमिका जी आप मानती हैं? आप मानती हैं? आप ये नहीं पूछ रहे हैं। आप सारे पत्रकार हमसे बस ये पूछ रहे हैं कि भूमिका वहां रहती थी, आपने क्या देखा? अपना तजुर्बा बता दीजिए। जो तजुर्बा है ईमानदारी से बता दे रहे हूँ, इसमें क्या ऑब्जेक्शन है किसी को भाई? अब आप लोग आज पूछ रहे हैं क्योंकि आज मुद्दा उठ गया है, तो मैं क्या आपसे कहूँ कि सुनिए अभी मत पूछिए, जब फैसला आ जाएगा तब पूछिएगा। तो ये तो नहीं है ना, आप पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं। आपका काम ईमानदारी का है, मेरा काम ईमानदारी का है। हम कलम वाणी से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा यही काम ही है, यही हमारा पैशन है, यही हमारा प्रोफेशन है। तो हम अपना प्रोफेशन से भी गद्दारी करें, पैशन से भी, जो कि हम पैसा भी नहीं ले रहे हैं। सीधी सी बात है। अगर देखिए, ये मेरी बिल्कुल निजी राय है, अगर किसी चेयर पर लांछन लगता हो ना तो उसे वो चेयर खुद ही छोड़ देनी चाहिए ईमानदारी से। उसे कहना चाहिए भैया अभी इतने सारे बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, हल्के फुल्के तो आरोप है नहीं कि आपने इतने करोड़ का गबन कर लिया, छोटे मोटे आरोप नहीं है, बहुत ही घृणित, बहुत ही शर्मनाक आरोप आपके ऊपर लगे हैं। इन आरोपों का निस्तारण हो जाने दो, अति शीघ्र हो जाने दो। आप ये कह दो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में रख दो, अति शीघ्र इसे कर लो। इतना सा आप सहयोग करके आप तब तक वेट कर लें कि भैया हमारा ये निस्तारण हो गया है इस मामले का, मेरे ऊपर जो आरोप लगे थे वो निकल गए, या मेरे ऊपर जो आरोप लगे थे उसमें अगर वो फंस गए तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप उसे क्लीन चिट आपको मिल गई, आप स्वच्छता से निकल गए और आपकी सारे आरोप बेबुनियाद थे, आप वापस कुर्सी पर आ जाइए, है ना। तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छी बात होती। अगर अपना जमीर होता, मेरा अपना जमीर होता तो मैं ऐसा करती। अभी वो कई उनके उत्तरदायित्व हैं उनके सिर पर, सनातनियों का सारा बेड़ा उन्हीं के सिर पर है। तो हो सकता है कि उनको ये बात नहीं समझ में आए, ये हो सकता है, इसलिए वो ऐसा ना कर पाए। मजबूरी है, विवशता है कि उस कुर्सी पर वो मजबूरी में बने हुए हैं। लेकिन अगर मैं इस कुर्सी पर होती तो मैं निश्चित रूप से कह देती भैया अपनी ये कुर्सी रखो, मैं बहुत सुकून से जीवन जीने वाली और बिल्कुल कोई लोभ के बगैर जीने वाली व्यक्ति हूँ। तो मैं कह देती भैया मैं जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगी ये वाली, इतना बवाल हो रहा है, थोड़े दिन के लिए ठहर जाओ, कुर्सी किसी और को दे दो, बाद में मैं देखूंगी।